सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2020 विषय राजनीति विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सेट ए लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 24। शीत युद्ध के परिणाम लिखिए। उत्तर। शीत युद्ध के सकारात्मक परिणाम। पहला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन। शीत युद्ध के कारण नवोदित राष्ट्र को उपनिवेशवाद से सही अर्थों में आजादी मिली। दूसरा, शीत युद्ध के कारण शक्ति सुरक्षा परिषद से महासभा के हाथों में आई, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव परिषद में वीटो राजनीति के कारण पास नहीं हो पाया। तीसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को बढ़ावा मिला। चौथा, शीत युद्ध के प्रभाव के कारण विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित हुआ। पांचवा, शीत युद्ध के कारण तकनीकी, संचार, औद्योगिक, आणविक आदि क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई। छठवां, शीत युद्ध के कारण राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ। प्रश्न क्रमांक 25। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। दूसरा, सोवियत प्रणाली आदर्शों एवं समतावादी समाज पर बल देती थी। तीसरा, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। चौथा, सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता था। पांचवा, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। छठवां, सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। सातवां, सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। आठवां, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। नौवां, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिनमें खनिज तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात व मशीनरी आदि सम्मिलित थे। 10वां, सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। 11वां, सरकार बुनियादी आवश्यकताओं की चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल एवं लोक कल्याण की अन्य चीजें लोगों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। 12वां, सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। 13वां, भूमि एवं अन्य उत्पादक संपत्तियों पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। प्रश्न क्रमांक 26। उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावी बनाने के उपाय लिखिए। उत्तर। उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावी बनाने के उपाय। पहला, उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन, रेडियो और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को सरल ढंग से उपभोक्ताओं को समझाया जाना चाहिए। तीसरा, उपभोक्ता आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित करना चाहिए। चौथा, उपभोक्ता आंदोलन में महिलाओं को सक्रिय सहभागिता दी जानी चाहिए। पांचवा, मिलावट आदि की रोकथाम के लिए स्थान स्थान पर प्रयोगशालाएं खोली जानी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 27। मतदान के बदलते तरीकों का वर्णन कीजिए। उत्तर। प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर वर्तमान तक मतदान के तरीकों में व्यापक परिवर्तन आया है। प्रथम आम चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर हर एक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाती थी, जिस पर उम्मीदवार का नाम व चुनाव चिन्ह होता था। प्रत्येक मतदाता को एक कोरा मतपत्र दिया जाता था, जिसे वह अपनी पसंद के उम्मीदवार की पेटी में डाल देता था। 1957 में भी इसी पद्धति से चुनाव हुआ। उसके पश्चात यह तरीका बदल दिया गया। अब मतदान केंद्र पर एक ही मतपेटी रखा जाने लगा तथा मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम व चिन्ह अंकित किया जाने लगा। इस पर मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चिन्ह के सम्मुख मत अंकित करता था। इस पद्धति से 40 वर्षों तक चुनाव होते रहे। 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया। सर्वप्रथम ईवीएम का उपयोग केरल के विधानसभा में किया गया। चुनाव के कुछ पार्टियों एवं व्यक्तियों द्वारा
ईवीएम पर संदेह व्यक्त किया जाने लगा। इन्होंने इसके हैकिंग होने की बात हुआ, किसी का वोट किसी दूसरे को जाने की बात कही, परंतु निर्वाचन आयोग ने इसे सिद्ध करने के लिए कहने पर कोई भी सामने नहीं आया। परंतु निर्वाचन आयोग ने विश्वसनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त 2013 में निर्वाचन नियमों का संचालन 1961 को संशोधित करते हुए आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग करने में सक्षम बनाने अधिसूचना जारी की। आयोग ने नागालैंड विधानसभा के नागसेन निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव 2013 में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग किया। प्रश्न क्रमांक 28, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उत्तर, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक ताप वृद्धि से अभिप्राय कई कारणों से विश्व के तापमान के बढ़ने से है। वैश्विक ताप वृद्धि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले कुछ रसायनों के फैलाव के कारण हो रही है। वैश्विक ताप वृद्धि से समुद्र तटीय देशों के डूबने का खतरा बढ़ा हुआ है, क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव, पहला, पूरे विश्व के पर्यावरण पर घातक प्रभाव पड़ सकते हैं। दूसरा, यदि इसके बढ़ते तापक्रम को नहीं रोका गया तो विश्व के बड़े बड़े तटीय शहर समुद्र में डूब जाएंगे। तीसरा, भले ही सभी देश अपने स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका सही समाधान तभी संभव हो पाएगा जब विश्व के बड़े औद्योगिक रूप से विकसित देश सहयोग करेंगे। चौथा, वैश्विक तापमान बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा हो गई है। पांचवा, वैश्विक तापमान बढ़ने से शुद्ध पर्यावरण मुहैया न होने से लोगों में मानसिक तथा हृदय संबंधित रोग, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। छठवां, बच्चों का मानसिक विकास खतरे में आ गया है। सातवां, विश्व में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि भूमि का उपजाऊपन कम हो रहा है। उपजाऊ भूमि में कमी से तथा उत्पादकता में कमी आने के कारण खाद्यान्नों की विश्वव्यापी समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रश्न क्रमांक 28, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? इसके प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, पर्यावरण के अनेक घटक हैं। इन सभी घटकों के बीच में परस्पर क्रिया प्रतिक्रियाओं के द्वारा संतुलन स्थापित होते रहता है। उस पर्यावरण में ही जीव अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, लेकिन यह संतुलन बिगड़ने पर जीवों को अपना जीवन चक्र चलाने में अत्यधिक कठिनाई होने लगती है। अतः इस प्रकार के किसी घटक को वातावरण में कम या अधिक कर देना अथवा किसी अन्य प्रकार के पदार्थों का पर्यावरण में प्रवेश करना पर्यावरण का प्रदूषण है। किसी भी प्रकार के भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या अन्य किसी प्रकार के परिवर्तन जो जीवों के जीवन क्रम को अवांछनीय रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण इस प्रकार हैं। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। दूसरा, घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग। तीसरा, उद्योगों में अवशिष्ट रासायनिक पदार्थों का निकास। चौथा, वाहित मल का नदियों में गिरना। पांचवा, स्वचालित निर्वातक। छठवा, रेडियोधर्मी पदार्थ। सातवां, कीटाणुनाशक एवं अपतृणनाशक पदार्थ। प्रश्न क्रमांक 29, यूरोपीय संघ के अंगों को विस्तृत रूप से समझाइए। उत्तर, यूरोपीय संघ के 5 अंग हैं। पहला आयोग, दूसरा परिषद, तीसरा यूरोपीय संसद, चौथा न्यायालय, पांचवा परामर्शदात्री संस्थाएं। पहला आयोग, यह यूनियन की कार्यकारिणी संस्था है। इसके 28 सदस्य होते हैं। इसके सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ये संघ की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं एवं नियमों का निर्धारण करते हैं। दूसरा परिषद, परिषद यूरोपीय संघ की नीति का निर्धारण करने वाली संस्था है। यह आयोग के प्रस्तावों पर विचार करती है। यह सभी राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों में समन्वय तथा संधियों को लागू करने हेतु उत्तरदायी है।
प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्वारा परिषद में एक एक प्रतिनिधि भेजा जाता है। तीसरा, यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद में 785 सदस्य होते हैं जो यूरोपीय संघ की जनता के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसे कोई विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं है, किंतु यह व्यवस्थापन में संशोधन कर सकती है। विधेयकों के संबंध में निषेधाधिकार एवं बजट स्वीकृत किया जाता है। चौथा, न्यायालय। इसका गठन 25 न्यायाधीशों एवं 8 एडवोकेट जनरलों से मिलकर होता है। यह क्षतिपूर्ति के मामले सुनता है एवं सभी इकाइयों के आर्थिक कृत्यों की वैधानिक जांच कर सकता है। पांचवा, यूरोपीय निवेश बैंक। विभिन्न प्रोजेक्ट को धन देकर समुदाय के हितों की रक्षा करके तथा साझे बाजार के संतुलित विकास के लिए कार्य करना इस बैंक का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ की कई परामर्शदात्री संस्थाएं भी है जो यूरोप के विभिन्न मुद्दों में परामर्श देती है, जैसे आर्थिक सामाजिक समिति, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की परामर्शदात्री समिति आदि। यूरोपीय आयोग की सहायता के लिए करीब 5000 स्थायी लोक सेवक होते हैं। इन लोक सेवकों को यूरोसाह कहा जाता है। ये यूरोसाह कोयला, इस्पात, व्यापार, कृषि, वित्त आदि मामलों के विशेषज्ञ होते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 अथवा प्रश्न, आसियान के गठन के साथ उसके उद्देश्यों को लिखिए। उत्तर, सन 1967 में आसियान की स्थापना की गई। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करने के लिए की गई। इसका घोषित उद्देश्य क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व निश्चित करना है। सन 1995 में आसियान के 5वें शिखर सम्मेलन में भारत को पूर्ण वार्ता भागीदार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष आसियान सरकारों के अध्यक्षों की बैठक होती है। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, आसियान क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। तीसरा, विभिन्न क्षेत्रों में साझे हितों के मामले में परस्पर सहायता तथा सहयोग कायम करना। चौथा, अपने लोगों को प्रशिक्षण तथा शोध जैसी सुविधाएं देने में परस्पर सहयोग तथा सहायता देना। पांचवा, दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को प्रोत्साहन देना। छठवां, कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग देना। सातवां, समान उद्देश्यों तथा लक्ष्यों वाले दूसरे क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ लाभप्रद तथा निकटतम सहयोग कायम करना। प्रश्न क्रमांक 30, भारत के विभाजन के कारण लिखिए। उत्तर, 14 अगस्त और 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को अस्तित्व में आने वाले भारत व पाकिस्तान सदियों से इस महाद्वीप के अभिन्न अंग रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों की जनता एक सी सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शताब्दियों तक एक दूसरे से घुल मिलकर साथ रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का परिणाम भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत के विभाजन के कारण इस प्रकार है। पहला, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस ने अनेक अवसरों पर मुस्लिम लीग की अनुचित मांग को भी स्वीकार कर लिया, जिससे मुस्लिम लीग का मनोबल बढ़ता गया। सन 1916 का लखनऊ समझौता एक बड़ी भूल थी, जो भारत विभाजन का एक कारण बनी। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। ब्रिटिश सरकार ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का समर्थन किया। सन 1870 ईस्वी से ही अंग्रेजों ने मुस्लिमों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। सन 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन को प्रारंभ करने का उद्देश्य मुस्लिमों को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया था।
अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को भी समस्त संभव सहयोग प्रदान किया। इन सब का परिणाम भारत विभाजन के रूप में निकला। तीसरा, मुस्लिमों की भावनाएं। मुसलमान लंबी समयावधि तक पाश्चात्य शिक्षा के विचारों से दूर रहे, अतः उनमें धर्मांधता कायम रही। धीरे धीरे मुस्लिम अपने हितों को हिंदुओं के हितों से पृथक समझने लगे। यह भावना आगे चलकर भारत विभाजन का कारण बनी। चौथा, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया जाना। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करने के परिणाम स्वरूप सरकार की कार्यकारिणी विभाजित हो गई, जिसके कारण वह हिंदू मुस्लिम दंगों को रोक पाने में असमर्थ हो गई। कांग्रेस को मजबूर होकर भारत विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 30 अथवा प्रश्न, भारत के विभाजन के परिणाम लिखिए। उत्तर, भारत के विभाजन के परिणाम इस प्रकार है। पहला, भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप ही शरणार्थियों की समस्या पैदा हुई थी। दूसरा, भारत के विभाजन की प्रक्रिया की दूसरी समस्या कश्मीर की समस्या है। भारत के विभाजन स्वरूप ही कश्मीर की समस्या पैदा हुई है। तीसरा, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो एक अन्य समस्या पैदा हुई वह थी देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय करना। चौथा, भारत के विभाजन के कारण राज्यों के पुनर्गठन की समस्या भी पैदा हुई। पांचवा, भारत विभाजन के कारण जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए। छठवां, भारत विभाजन के कारण लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए, जिसे शरणार्थी कहा जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।